जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अब चेतन स्टडी। आज से हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास हमको पहले पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो संविधान रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वगैरह, उससे आगे के वो भी तो एक तरह से भारत पे रूल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए ही बनाए गए थे। तो सबसे बेसिक अवधारणा पहले हमें यह समझनी है कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है। जैसे आप लोग मूवी में देखते हैं, कोई व्यक्ति, उसका फोटो क्या है, एकदम से गायब सा हो जाता है, फिर वो फ्लैशबैक में चला जाता है, फिर वो अपनी पुरानी स्टोरी बताता है। ऐसे ही हम पहला टॉपिक संविधान और राज्य व्यवस्था ये क्या है, इसको कवर करते हुए फ्लैशबैक में जाके भारत का संविधानिक विकास टॉपिक को कवर करते हुए अपने रेगुलर टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है संविधान और राज्य व्यवस्था। सामान्यतः हम संविधान और राज्य व्यवस्था को एक ही टॉपिक समझते हैं। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था क्या बिल्कुल अलग अलग है? क्या इनमें कुछ वैसा अंतर है, या अंतर होने के बाद भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं? संविधान और राज्य व्यवस्था एक रथ के दो पहिए की तरह है। जिस प्रकार एक पहिए के बलबूते पे कोई भी रथ नहीं चल सकता, उसी तरह से संविधान और राज्य व्यवस्था किसी रथ के दो पहिए हैं। क्योंकि संविधान क्या है, एक रूल बुक है। अगर रूल बुक, वो केवल आपको ये बता सकती है कि आपको शासन कैसे करना है। तो अगर उसका व्यावहारिक रूप ना दिया जाए, यानी राज्य व्यवस्था ना हो, तो उस संविधान बुक का कोई औचित्य नहीं है। और जब संविधान व्यवहारिक रूप लेगा तो राज्य व्यवस्था ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। यानी एक रथ के दो अलग अलग पहिए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमें अलग अलग नहीं पढ़ना, दोनों को आपस में जोड़ के ही पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट को पॉलिटी और संविधान बोर क्यों लगता है, पहले वो संविधान पढ़ लेते हैं। जैसे मैं एसआई की बात करूं, उसके बाद वो बात करते हैं कि इस बात में क्या है, गुलाम नबी आजाद केस में क्या है, वो फिर अलग रखते रहते हैं उसे। फिर वो उन्हें बोरिंग लगने लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान और राज्य व्यवस्था हम बिल्कुल इंटरकनेक्टेड करके पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान तो शुरू होगा, अभी हम केवल संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं संविधान। संविधान, संविधान प्रावधानों का संग्रह है, जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह सैद्धांतिक प्रावधान है। प्रावधान है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। विधि होती है। हमने संविधान की परिभाषा देखी।
संविधान प्रावधानों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह एक सैद्धांतिक प्रावधान है। संविधान किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। जैसे विधि दो प्रकार की होती है, एक तो संविधान हो गया, हो गया साधारण विधि। जैसे घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, ये सामान्य विधि है। ये संविधान से ऊपर नहीं हो सकती और संविधान सर्वोच्च रहेगा उस देश में। पहले देख लेते हैं सैद्धांतिक क्या है। सैद्धांतिक प्रावधान, जो संविधान है बुक है, सिद्धांतों का दस्तावेज है और राज्य व्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है। सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर है? आपको जानकारी है कि खाना खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ये आपको एक सिद्धांत पता है अभी कि अभी खाना खाओगे तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी। लेकिन जब आप उसको खाओगे, शरीर में जाएगा, शरीर में डाइजेशन वगैरह होगा, उसके बाद आपको एनर्जी मिलेगी। ये हो गया व्यवहारिक रूप। सिद्धांत आपको पता है एनर्जी मिलती है, लेकिन मिलेगी कब? जब आप उसको खाओगे, यानी व्यवहार में लाओगे, उसको ग्रहण करोगे, तभी तो ऊर्जा मिलेगी। तो सिद्धांत संवैधानिक सिद्धांत है एक, ये रूल बुक है। व्यवहारिक रूप क्या है इसका? राज्य व्यवस्था। अभी हम बताएंगे, पहले देख लेते हैं संविधान। संविधान प्रावधानों का संग्रह है जिसके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है और ये देश की सर्वोच्च विधि है। शासन, शासन क्या है? अंग्रेजी में बोलते हैं रूल। शासन क्या है? सार्वजनिक जीवन का संचालन। शासन का मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन। अब सार्वजनिक क्या है? जो निजी ना हो, निजी न हो, यानी कि सामूहिक हित का। सार्वजनिक जो निजी ना हो। निजी, मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, मुझे कहाँ जाना है, क्या मैं खाना है मुझे, यानी जो मेरे निजी जीवन के मुद्दे हैं उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। और ना संविधान हमारे निजी जीवन के बारे में बताता कि भी आपको ये कपड़े पहनने हैं, आपको ये खाना है। संविधान केवल सार्वजनिक जीवन का संचालन करता है। किसी भी व्यक्ति का निजी कुछ भी हो सकता है, बशर्ते उससे दूसरे को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारा जो संविधान हमें फ्रीडम या कुछ भी आजादी देता है केवल युक्ति युक्त है। जहां तक दूसरे की आजादी, दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो, वहां तक ही हम स्वतंत्र हैं, यानी युक्ति युक्त रूप से। तो किसी व्यक्ति का निजी जीवन सभी का सामूहिक। अब सामूहिक हित के मुद्दे क्या है? सामूहिक हित के अंतर्गत आता है राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति, शिक्षा, सार्वजनिक क्या है? राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति, शिक्षा। किस देश का प्रधानमंत्री बनने की क्या क्या योग्यता है? किस देश का राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है? राजनीतिक, प्रशासनिक, ये क्या है? सार्वजनिक है। आर्थिक, हमारी क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, क्या हमारे आर्थिक, क्या कर से संबंधित रूल होने चाहिए, स्टेट को उसमें कितना हिस्सा मिलेगा, कौन कौन से कर स्टेट वसूलेगा, कौन से कर सेंट्रल वसूलेगा। तो ये सारी आर्थिक चीजें
सार्वजनिक जीवन का संचालन में आएगी। विदेश नीति, विदेश नीति भी क्या है, सामूहिक हित का मुद्दा है कि हमें किस देश के साथ हमारे क्या संबंध होने हैं, क्या व्यापारिक संबंध हो उस देश के साथ में, ये क्या है, विदेश नीति। शिक्षा, जैसे अभी शिक्षा का मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। चिकित्सा, यानी हमारे देश के जो सामूहिक यानी सार्वजनिक लोग हैं, सभी लोग हैं, तो क्या हमको मेडिकल फैसिलिटी देनी है, उससे संबंधित जितने भी मुद्दे हैं ये सिर्फ सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं। तो संविधान जो ये सार्वजनिक हित के मुद्दे हैं, इनके संचालन के बारे में हमें जानकारी देता है, ना कि हमें क्या क्या खाना है, क्या पहनना है, ये डिसाइड करता। ये हमने देख लिया संविधान। अब हम देखते हैं राज्य व्यवस्था। पॉलिटी, राज्य व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद इसके बिल्कुल सारी टॉपिक्स को कवर करते हुए समझेंगे। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यावहारिक रूप है। संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं, उन्हें समग्र रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है, यानी संविधान एक कानून का दस्तावेज है, सर्वोच्च विधि का एक दस्तावेज है। वो केवल आपको बता सकता है कि आपको राजनीतिक व्यवस्था इस तरह से रखनी है, आर्थिक व्यवस्था इस तरह से रखनी है, शिक्षा क्या नीति होनी चाहिए, मेडिकल की क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। वो केवल आपको निर्देश दे सकता है। अगर वो व्यावहारिक रूप ना दिया जाए उसको, वो केवल एक बुक रह जाएगी। वो जब वो बुक यानी जो उसके रूल हैं, जब हम उसको जमीनी स्तर पर व्यवहार में लागू करते हैं, उन्हीं सब रूपों को राज्य व्यवस्था कहते हैं। समझ में आया या फ्लाइट मोड में जा रहा है? देखो और क्लियर हो जाएगा अभी आगे। इसके अंतर्गत मतलब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम क्या क्या चीज रख सकते हैं। संसद के कानून, अगले पेज पर ले लेते हैं इसे। अंतर्गत शामिल है, नंबर एक क्या शामिल है, संसद के कानून।
दूसरा, न्यायालय के कानून, मतलब न्यायालय के निर्णय। विभिन्न संस्थाएं एवं उनकी कार्य। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि मुद्दे। ये जो है संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय, विभिन्न संस्थाएं और उनकी कार्यप्रणाली, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि मुद्दे, हम इनको राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से इनको हम डिफाइन कर सकते हैं। संविधान में है आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध। अब हम देख लें प्रैक्टिकल रूप में संविधान और राज्य व्यवस्था किस तरह से समझेंगे। संविधान में आर्टिकल 17 कहता है, दिख रहा है आपको, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी। तो संविधान में ये डिफाइन नहीं किया हम किन किन कृत्यों को अस्पृश्यता के अंतर्गत रख सकते हैं। क्या कोरोना के टाइम में हमें पता है सामने वाला बंदा कोविड के ग्रस्त में है और हमें उसे टच करने से मना कर देते हैं, क्या ये भी अस्पृश्यता है? क्या क्या कृत्य को हम अस्पृश्यता कर सकते हैं? संविधान केवल इतना डिफाइन करता है कि आर्टिकल 17 अस्पृश्यता दंडनीय अपराध है। ना तो ये संविधान डिसाइड करता कि अगर कोई अस्पृश्यता करेगा तो उसको कितनी सजा मिलेगी, अगर वो पहली बार में अस्पृश्यता करता है तब उसे कितने साल की सजा मिलेगी, दोबारा में करता है तब कितनी सजा मिलेगी, यानी उसको क्या दंड दिया जाएगा। दंड कितने, तीन प्रकार के हो सकते हैं। आर्थिक दंड, कारावास, आजीवन कारावास या सामान्य कारावास, या फांसी की सजा। तो संविधान बिल्कुल भी ये क्लियर नहीं करता कि उसको क्या सजा मिलेगी, सजा मिलेगी तो कितनी मिलेगी, प्रथम बार में कितनी मिले, वो केवल एक आर्टिकल के रूप में है। तो इसको व्यावहारिक रूप किसने दिया, फिर इसको डिफाइन करने का काम किसका है, संसद का। तो संसद ने क्या किया, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। संविधान ने केवल इतना बता दिया कि भी ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब जिम्मेदारी किसकी है, संसद, कि संसद इसको क्या व्यवहारिक रूप देगी अगर कोई व्यक्ति अनटचेबिलिटी करता है। अभी हम केवल ओवरव्यू दे रहे हैं, आगे हम सारी चीज डिक्लेयर करके बताएंगे आपको, क्योंकि अभी हम यहाँ पे सब चीज कवर करने लग जाएंगे तो उचित नहीं है, बहुत लेंदी हो जाएगा चीजें। इसके बारे में सारा प्रावधान कि भी किन किन कृत्यों को हम अनटचेबिलिटी कर सकते हैं, एक बार में उसके लिए कितनी सजा है, दो बार, तीन बार, किन किन लोगों के साथ में ये चीजें हैं। तो ये रूल किसने लागू किया है, किसने पारित किया है, संसद ने। संसद का जो ये रूल है
किसको व्यवहारिक रूप दे रहा है? संविधान को। तो हम इस कानून को संसद का कानून करेंगे और संसद का कानून फिर किसके अंतर्गत आ जाएगा? राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। क्लियर है? संविधान एक फैक्ट के तौर पे है, उसको व्यवहारिक यानी हमने परिभाषा दी थी ना, उसको लागू करने के क्रम में क्या-क्या मुद्दे और विषय उभर कर आते हैं। तो ये मुद्दा उभर के आ रहा है ना कि अभी क्लियर नहीं किया संविधान में, लेकिन क्लियर किसने किया है? संसद ने। तो संसद के कानून राज्य व्यवस्था है। आगे देखते हैं न्यायालय का निर्णय। न्यायालय के निर्णय किस तरह से राज्य व्यवस्था है? संविधान में केवल आर्टिकल जैसे आर्टिकल दूसरे जैसे आर्टिकल 21 है। देखो दोनों हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। सही पढ़ने का सही तरीका यही है। और हम आपको पढ़ा देते हैं संविधान ये आर्टिकल 21 ये कहता है, 19 ये उसके बाद जब खत्म हो जाता फिर हम संविधान उठाते कि गुलाम नबी आजाद केस में इंटरनेट को मौलिक अधिकार घोषित किया, निश्चित अधिकार, पुट्टस्वामी केस, फिर हम उनको पोथी की तरह रटते रहते। कितना बढ़िया है, हम चीजों को कनेक्ट करके वहीं पे पढ़। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसके जीवन की स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, और कोई भी तरीका नहीं है। तो सिंपल तौर से हम बोल देते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो संविधान में केवल ये इस तरह से लाइन जुड़ी हुई है, बाकी और कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया है। उसके बाद समय समय पर जो भी भारतीय परिस्थिति की जरूरत है उसके हिसाब से आर्टिकल 21 की व्याख्या बहुत विस्तृत रूप में की गई है। इसके अंतर्गत लगभग 30 प्लस स्टेटमेंट हैं, 30 प्लस तरह की स्वतंत्रता या अधिकार हमें दिए गए हैं। लेकिन मूल संविधान में केवल कितना है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या जो अभी मैंने लाइन बताई है कि विधि द्वारा ही स्थापित प्रक्रिया के द्वारा किसी को जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। तो इसकी विस्तृत व्याख्या फिर किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने। जैसे निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार, ये कहा है पुट्टा स्वामी बाद में। किसी भी व्यक्ति की निजता उसका मौलिक अधिकार है, लेकिन मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में केवल इतना था। तो जब उसकी समय के अकॉर्डिंग परिभाषा चेंज हुई, उसकी व्याख्या चेंज हुई, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जो ये डिसीजन है इन्हीं को हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक केस और आया था, शक्ति वाहिनी केस, 2018। इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार, फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। जीवन साथी चुनने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकता है। मूल संविधान में ये चीज नहीं थी। जैसे ही समय चेंज हुआ, समय की जरूरत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, इसको फंडामेंटल डिक्लेयर किया। तो ये जो डिसीजन है ये कहाँ पे आएंगे? राज्य व्यवस्था। तीसरा फैक्ट क्या था? विभिन्न संस्थाएं एवं उनकी कार्य प्रणाली।
विभिन्न संस्थाएं जैसे इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ये आर्टिकल 324, वित्त आयोग 280। और भी है जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, जो विभिन्न संस्थाएं हैं। जैसे निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग है, तो भारतीय संविधान में केवल लिमिटेड ही प्रावधान दिए हैं। बाकी ये आयोग जैसे जैसे समय की जरूरत होगी उस तरह से अपनी व्याख्या चेंज करेगा, उसके अपने अलग रूल लागू करेगा। संविधान में इतना है कि तो भारत का निर्वाचन आयोग होगा, उसके ये अधिकार होंगे। वित्त आयोग होगा, उसके ये हैं। बाकी आगे उसके क्या रूल होंगे, क्या उसके प्रशासन को व्यावहारिक रूप देने का, ये सारी चीज कौन डिसाइड करेगा? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग। तो जो भी उसके डिसीजन आएंगे, जो भी उनके अधिनियम या प्रावधान होंगे, वो भारतीय राज्य व्यवस्था हम उसको बोल सकते हैं। आया समझ में? कल हम कवर करेंगे विभिन्न संस्थाएं, हम देखेंगे संस्थाएं क्या हैं, कितने प्रकार की होती हैं, संवैधानिक या संवैधानिक, गैर संवैधानिक। ये टॉपिक कवर करते हुए फिर हम कवर करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। उससे फिर अपनी यात्रा को रेगुलर आगे करेंगे। ठीक से समझ में आ रही है चीजें? क्लियर हो रही है चीजें? अगर किसी को डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखो, पढ़ाने का जो फायदा तभी है जब समझ में आए। अगर चीजें फ्लैट बोर्ड में जा रही हैं तो कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ाई का। और जो भी इसके नोट्स वगैरह हैं, टॉपिक वाइज, हालांकि ये शुरू के 2-3 टॉपिक हैं, उनकी जरूरत ही ऐसी है, उसमें कुछ ज्यादा लिखने का नहीं है, समझाने की चीजें ज्यादा है। तो ये बिल्कुल भी ना समझे कि आगे को डिक्टेट नहीं किया जाएगा। प्रॉपर चीजें लिखवाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। अपने तब तक धैर्य बना के रखें। ये जो भी नोट्स थे, जितने भी टॉपिक समझाया गया, डिस्क्रिप्शन में इसके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हर क्लास, हर टॉपिक के, जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है साथियों, जल्दी ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। पहले 10 मिनट के टॉपिक है विभिन्न संस्थाएं, उसके बाद हम भारतीय संविधान विकास वाले टॉपिक से कवर करते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।